नमस्कार साथियों, हम मनोविज्ञान के बारे में बातचीत कर रहे थे। इससे पहले जो वीडियो नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए प्रेषित किया था, उसमें आप लोगों को व्यवहार अध्ययन की विधियों के बारे में बातचीत मैंने की थी, व्यवहार के अध्ययन विधियों के बारे में बताया था। ठीक है, हाँ, इत्तेफाक की बात है कि उसी के बाद में 5 अगस्त को पेपर हुआ और उसमें से ही अपन ने थोड़ी सी चर्चा विचर्चा की थी और उसमें से आपके जो है एक प्रश्न आ गया है ना। प्रश्न क्या आ गया कि निम्न में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि है ना। तो वो क्या है, आत्मकथा है ना। तो ऐसे देखिए, आप वीडियो को अच्छे से अगर सुनेंगे, ठीक है, और उस पर गहनता से मनन करोगे तो आपके सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं तमाम इसमें से बनेंगे, है ना। और एक और आपका क्या, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3, अगर इनको अगर आप सुनते हैं तो 5 अगस्त को जो आपका 2nd ग्रेड का पेपर हुआ संस्कृत विभाग का, उसमें आपको लगभग 14 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे 20 में से। अब आप आश्चर्यचकित रहोगे, यार ऐसा होता है, यार सुनो ना, है ना। क्वेश्चनों को पढ़ो पहले उन पेपर को और फिर उसके बाद में आप सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। और पूरे अगर बाय द वे आप एक चित्त होकर समस्त वीडियो को सुनते रहेंगे, जितने भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी कुछ एक दिनों से हम जो है यूट्यूब चैनल पर ये जो निःशुल्क वीडियो मैंने आप लोगों से जैसा वादा किया था कि पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, जैसे व्यवहार के अध्ययन विधियाँ पूरा पढ़ाऊँगा, हम नहीं डाल पाए। लगभग 6 दिन से आपको लगा होगा कि यार सर नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी वजह थी। क्या वजह थी कि किसी असामाजिक तत्व ने ओम चिंतामणि क्लासेस का जो यूट्यूब का चैनल था उसे हैक कर लिया था, जिसके तहत वह हमारे नियंत्रण में नहीं रहा था। हम चाहकर भी चिंता करने के अलावा, दुखी होने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमने काफ़ी प्रयास किए और हमारी टीम ने जो है उसे वापस पुनः चालू किया और अब हम आपको निरंतर वीडियो प्रदान करेंगे। आप लोगों से एक विशेष मैं निवेदन करूंगा कि हमें इन 3 से 4 दिन में हर पल चिंता रही। एक एक पल इतना दुखमय व्यतीत हो रहा था, किस बात को सोचकर कि ये हमारा एजुकेशन चैनल है और हमने जितनी भी हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित की है वो हमारी गुणवत्ता के आधार पर की है। अब हमें चिंता इस बात की थी कि इस चैनल पर जिस भी व्यक्ति ने इसे हैक किया है, अगर कोई गलत चीज़ चला देगा तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति में अपने आप को खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। आप लोगों से एक विशेष पूरे राजस्थान से पूरे भारतवर्ष में निवेदन करूंगा कि अगर कभी भी इस प्रकार से सोशल वर्क करते वक्त किसी प्रकार का अच्छा कार्य करते वक्त कोई असामाजिक तत्व सामने वाले व्यक्ति को बाधित करना चाहता है, परेशान करना चाहता है और किसी प्रकार का अवरोध पैदा कर देता है, और इस प्रकार का कोई भी चैनल हो, चाहे अपना चिंतामणि का हो या किसी प्रकार का हो, ठीक है, उस पर अगर कोई गलत चीज़ अगर प्रसारित कर दी जाए तो दोस्तों यकीन मानिएगा, आप उस व्यक्ति पर विश्वास करो, वह व्यक्ति स्वयं ऐसा नहीं करेगा। आप ये समझना कि किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे गलत तरीके से इस चीज़ को किया है। एक सामाजिक व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हों, वो इस प्रकार की चीज़ें, कभी भी गलत चीज़ें प्रसारित नहीं करेगा। वैसे माँ सरस्वती की कृपा से हमारे साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने ऐसा किया था, माँ सरस्वती उसे निश्चित रूप से दंड तो प्रदान करेगी। मैं किसी को दंड नहीं देता हूँ, मुझे पता भी लग जाएगा तो मैं उसे सज़ा नहीं दूंगा, न शारीरिक सज़ा दूंगा, न मानसिक सज़ा दूंगा। हाँ, परंतु माँ सरस्वती उसे छोड़ेगी नहीं। ठीक है, ये
उनका स्वयं का माँ सरस्वती का मुझ पर विशेष लाड है, प्यार है ना, तो वो मेरा हित चाहने वाले को बर्दाश्त तो नहीं करेगी। और उन्हीं के प्रताप से आज हमें वापस चैनल प्राप्त हो गया। अब हम नियमित रूप से आप लोगों को वीडियो प्रदान करेंगे, ठीक है। और आपके विशेष शिक्षक भर्ती पटवार जितने भी तमाम प्रतियोगिताएं हैं जिसमें ये भी चैनल आपके लिए श्रेष्ठतम कारगर साबित होगा, ठीक है। अब अपन देखिएगा, बातचीत करते हैं किसके बारे में। व्यवहार अध्ययन की विधियां पढ़ रहे थे, इस पर एक वीडियो अपन देख चुके हैं जिसमें अपन ने देखा कि व्यवहार अध्ययन की विधियों का 3 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। एक क्या, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, और एक क्या, विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि के बारे में मैंने बता दिया था कि यह निरीक्षण का अर्थ होता है अवलोकन करना। क्या अर्थ होता है? अवलोकन करना। अवलोकन 2 प्रकार से करेंगे, अंतःदर्शन और बहिर्दर्शन। अपन बातचीत कर सकें। अंतःदर्शन के प्रारूप आत्मकथा, जीवन वृत्तांत, साक्षात्कार और खुली प्रश्नावली। बहिर्दर्शन के अंतर्गत एक क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा आपका, अनौपचारिक अध्ययन, औपचारिक अध्ययन, और क्या आ जाएगा, निरौपचारिक। निरौपचारिक को क्या कहेंगे, आकस्मिक, और इसी को क्या कहा जाएगा, सहभागितापूर्ण। और इसी संदर्भ मैंने एक और नाम आपको बताया था, क्या कि इसी को फर्स्ट ग्रेड के तहत जब अपन प्रबंधन पढ़ते हैं, जहाँ 15 प्रश्न बनते हैं पहले पेपर में, वहाँ पर इसी शब्द को अपन क्या कहेंगे, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण विधि। क्या कहेंगे, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण विधि। ये तमाम बातें अपन कर चुके थे। आगे अपन विचार करने वाले थे किस विधि के बारे में, प्रयोगात्मक विधि के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले थे, प्रयोगात्मक विधि के बारे में, ठीक है। यहां से भी आपके कभी कभार जो है प्रश्न बन जाता है, ठीक है। किस प्रकार से आपका प्रश्न बनता है उस पर अपन बात करेंगे। आएगा ये आपके प्रयोगात्मक विधि। इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताकर कुछ संक्षिप्त में अपन बातचीत करेंगे और वहां से आपका एक प्रश्न आ जाएगा। प्रयोगात्मक विधि, ठीक है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रयोग करना है ना। और जहाँ कभी भी प्रयोग किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रयोग हमेशा इस बात पर बल देगा। किस पर बल देगा, कार्य कारण संबंध। किस पर बल देगा, कार्य कारण संबंध। क्लियर आपका प्रश्न? प्रश्न क्या देगा, कार्य कारण संबंध पर आधारित विधि है। क्या कहेगा, कार्य कारण संबंध पर आधारित विधि है। तो कार्य कारण संबंध पर आधारित विधि कौन सी होगी, प्रयोगात्मक विधि। फिर वापस जैसे ही बातचीत होती है किसके बारे में, कि प्रयोगात्मक विधि जब भी प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग हमेशा क्या होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। प्रयोग हमेशा क्या होगा, नियंत्रित परिस्थितियों में होगा। जब परिस्थितियां अगर नियंत्रित रहेगी, क्या बोलेंगे, परिस्थितियां अगर नियंत्रित रहेगी तो परिणाम क्या होंगे, सत्य होते हैं। परिणाम क्या होते हैं, सत्य होते हैं। तो क्या बताओगे, परिणाम किस पर आधारित होते हैं, सत्यता पर आधारित होते हैं। और सत्यता पर भी क्या लिखोगे, 100%। क्या लिखोगे, 100%। जैसा कि मैंने आपको बहिर्दर्शन विधि पढ़ाते वक्त बताया था कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके व्यवहार का अध्ययन करता है। जिन विद्यार्थियों ने वीडियो नंबर 5 नहीं सुना है, 1 नहीं सुना है, 2, 3, 4 नहीं सुना है, आप सुनिएगा पूरा वीडियो, ठीक है ना। उसके बाद आपको समस्त चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। आप देखिएगा, अपन बात कर रहे थे प्रयोगात्मक, नियंत्रित परिस्थितियों में होगा, ठीक है। परिणाम 100% सत्यता पर आधारित होते हैं। जैसे मैं बात कर देता हूँ किसकी, कि परिणाम 100% सत्यता पर आधारित होते हैं, तो इसका मतलब है कार्य में क्या आ जाएगी, विश्वसनीयता। क्या आ जाएगी कार्य में, विश्वसनीयता। ये आपका अगला प्रश्न क्लियर हो गया। 100% विश्वसनीयता पर आधारित विधि, कौन सी विधि, प्रयोगात्मक विधि। जब बात क्या हुई कि कार्य क्या है, नियंत्रित है, परिणाम सत्य है, विश्वसनीयता है, तो कार्य क्या बन जाता है, वैज्ञानिक, ठीक है ना। क्या कार्य बन जाएगा, वैज्ञानिक। तो प्रश्न क्या देगा, पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। क्या कहेगा, पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। तो आप क्या बता दोगे, प्रयोगात्मक विधि। अब वापस क्या बात आती है, क्या कहेगा, वर्तमान क्या चाहता है कि परिणाम सही हो या त्रुटिपूर्ण हो। तो आप क्या बताओगे कि सर सही हो, ठीक है ना। तो वर्तमान क्या चाहता है कि परिणाम क्या आने चाहिए, सही आने चाहिए। तो वर्तमान में परिणामों को अगर सही प्राप्त करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करना होगा, प्रयोगात्मक विधि का। कौन सी विधि का प्रयोग करना होगा, प्रयोगात्मक विधि का। तो प्रश्न क्या देगा, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। क्या कहेगा, वर्तमान में सर्वाधिक
प्रचलित विधि है। तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। कितनी बातें आपके पास हो जाती है? कार्य कारण संबंध पर आधारित विधि कौन सी? प्रयोगात्मक विधि। पूर्णतः क्या है? वैज्ञानिक विधि है। पूर्णतः नियंत्रित परिस्थितियों में लागू होती है। परिणाम 100% सत्यता पर आधारित होते हैं। विश्वसनीयता उच्च स्तरीय पाई जाती है या 100% विश्वसनीयता पाई जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि। फिर वापस एक शब्द और क्या याद रखना है? देखिएगा, जब कभी भी हमें यह देखना हो कि मैं अकेला व्यक्ति हूं, मैं हूं, स्वयं हूं, ठीक है, और मैंने दो विधियों का प्रयोग किया, या जो चीज़ आपको समझ में आती है, एक ही हलवाई है और एक हलवाई ने जो है 5 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई, ठीक है, तो हलवाई तो ये कहेगा सारी अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी अच्छी है। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? खाकर देख लेंगे। क्या कर लेंगे? टेस्ट कर लेंगे। मतलब क्या कर लेंगे? प्रयोग करके देखेंगे। तो अपन क्या कहेंगे कि एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, तौर तरीकों, विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्री में गुणवत्ता की जांच करनी है तो कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? प्रयोगात्मक विधि का। तो याद क्या रखना है? अध्यापक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सहायक सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? प्रयोगात्मक विधि का। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मैंने बात की है आपसे प्रयोगात्मक विधि के बारे में, न कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगात्मक विधि व्यवहार अध्ययन की विधि है और प्रयोगशाला विधि जो है शिक्षण की एक विधि है ना। यह डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रायोजना और प्रयोगात्मक। तो प्रायोजना शिक्षण की विधि है, बाल केंद्रित विधि है, और प्रयोगात्मक आपका व्यवहार का अध्ययन करने की विधि है जो पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है। आता है समझ में? ठीक है ना। ये तो बात देखो मैंने आपसे कर ली कौन सी विधि के बारे में? प्रयोगात्मक विधि के बारे में। परंतु अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जहाँ से आप लोगों के 2 प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा, अपन बात करते हैं किसके बारे में? विवरणात्मक विधि के बारे में। यह बात आप लोग, यह जो वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 है, इन्हें थोड़ा सा कष्ट करके आपके BSTC और PTT वाले जो विद्यार्थी हैं जो अभी एग्ज़ाम देंगे उनको ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे BSTC और PTT के स्टूडेंट के लिए मैं एक वीडियो और विशिष्ट जारी करूंगा जो केवल उनके लिए होगा, ठीक है, जिसके तहत उनको पूरे 50 क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे उनके बारे में मैं विस्तार से उनको बताऊंगा। तो आपके जो भी मिलने वाले हों, भाई बंधु हों, ठीक है ना, उनको आप बताएं, ठीक है, और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्या? विवरणात्मक विधि। तो देखिएगा, बात जब आती है विवरण की तो आपका ध्यान सीधा चला जाए। आंसर निकालने के लिए आप उस प्रश्न, ये जो प्रश्न है उससे पूछोगे क्या चाहता है। तो इसको समझने के लिए आप पहले इससे पूछोगे विवरण, विवरण का मतलब क्या है? तो क्या कहोगे? विस्तार से। क्या कहोगे? विस्तार से। विस्तार से, व्यापक रूप से व्यवहार का अध्ययन करना है तो आपको इस विधि का प्रयोग करना होगा। अब इस विधि के विभिन्न प्रारूप प्रचलित हैं जिनके संदर्भ में अपन इस तरह से बातचीत करते हैं। ये व्यवहार अध्ययन की विधियां हैं, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। तो देखिएगा, इसकी एक विधि होती है कौन सी? विकासात्मक विधि। कौन सी विधि होती है? विकासात्मक विधि। इसे ही हम कहते हैं जेनेटिक विधि। क्या कहते हैं? जेनेटिक विधि। इसके 2 प्रारूप होते हैं। एक तो क्या होगा? कालानुक्रमी। क्या होगा? कालानुक्रमी। और एक होता है अनुप्रस्थ काट। एक विकासात्मक विधि, इसे क्या कहेंगे? जेनेटिक विधि, है ना। और इसे के 2 भाग हैं। एक तो कौन सी? कालानुक्रमी, और एक क्या? अनुप्रस्थ काट विधि, ठीक है। एक और इसी का भाग विवरणात्मक विधि का एक और प्रारूप आ जाता है, एक और रूप आता है, एक और प्रणाली आती है जिसे अपन बोलते हैं जीवन इतिहास विधि। क्या कहेंगे? जीवन इतिहास
इसी को कहा जाता है वैयक्तिक अध्ययन विधि। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत अध्ययन विधि। और इसी को आपकी भाषा में अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि केस स्टडी, आपकी फेवरेट विधि। ठीक है, अभी आप लोग केवल इनके बारे में जानिएगा। ठीक है, की विस्तार से अपन इस पर बातचीत करेंगे, परंतु 2 या 3 प्रश्न इसमें से आपके बनने वाले हैं। ठीक है, एक और आपके पास क्या आ जाती है? निदानात्मक विधि। क्या आ जाती है? निदानात्मक। जो भी बच्चे रीट का एग्जाम दे चुके हैं पहले, या भी कोई भी जो भी एग्जाम देते हैं, निदान शब्द प्रत्येक स्थान पर होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, एक और विधि आपके पास आ जाती है, कौन सी? उपचारात्मक विधि। कौन सी विधि आ जाती है? उपचारात्मक विधि। देखिएगा, जब कभी भी निदान होता है, अरे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करता है, तो जांच की रिपोर्ट आने के बाद में क्या करेगा? इलाज करेगा ना। क्या करेगा? इलाज करेगा। जो इलाज करेगा वो क्या कहलाएगा? उपचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचार। कभी कभार आप लोगों का प्रश्न क्यों गलत होता है? क्योंकि निदान को ही हम उपचार समझ बैठते हैं ना, तो वो कहीं भी आपको तकलीफ में ला देता है ना। एक और विधि आपके पास में जो हुआ करती है वह क्या होती है? सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि होगी? सांख्यिकी विधि। ठीक है, एक विधि पर अपन और जो विचार विमर्श करेंगे वह क्या होगी? मनोभौतिकी विधि। कौन सी विधि आ जाएगी आपके पास? मनोभौतिकी विधि। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुई है, चिंता ना करें आप। एक और जो विधि के बारे में मैं बातचीत करता हूं, ठीक है ना, तो वह विधि आपके पास में क्या हो जाती है? तुलनात्मक विधि। अच्छी विधि है, बात करेंगे अपन आगे, डिटेल से पढ़ेंगे इन सबको। ठीक है ना, धांसू तरीके से बात होगी इन पर। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से आप लोगों का लगभग प्रश्न आता ही है, ठीक है ना। हाँ, कौन सी विधि? मनोविश्लेषण विधि। कौन सी विधि? मनोविश्लेषण विधि। ठीक है ना, इस चीज पर मैं हमेशा बात करता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मनोविश्लेषण और मनोविश्लेषण जैसे शब्द आता है तो मेरा ध्यान चला जाता है सिगमंड फ्रायड के पास। और सिगमंड फ्रायड ऐसा व्यक्ति है जो न केवल अचेतन मन का अध्ययन करता है बल्कि व्यक्तित्व का भी वर्गीकरण करता है ना। अभी 5 अगस्त का जो पेपर हुआ ना, उसमें प्रश्न पूछा ना, उसने क्या प्रश्न पूछा? उसने कि गुप्त अवस्था है, गुप्त बोलो या सुप्त अवस्था बोलो, है ना। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व का लिबिडो के आधार पर, लैंगिक ऊर्जा के आधार पर, काम प्रवृत्ति के आधार पर 5 प्रकार से वर्गीकरण किया है। ठीक है, कौन सा? मुखावस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है ना, उसके बाद में कौन सी अवस्था? गुदावस्था 2 से 4 वर्ष। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या? लिंगावस्था, क्या? 4 से 6 वर्ष। उसके बाद क्या? गुप्त या सुप्त अवस्था, कब से कब तक? 6 से 12 वर्ष। उसके बाद में क्या? किशोर अवस्था 12 से आगे। हो गया आंसर क्लियर? ठीक है ना, इस तरह से आपका अच्छा प्रश्न आ जाता है। ये क्या बात कर रहे थे अपन, किसके बारे में? मनोविश्लेषण विधि के बारे में। ठीक है ना, पूरा डिटेल से अपन इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं विकासात्मक विधि के बारे में, जहां से आप लोगों का रीट के एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्या बात आती है? जैसे मैं बात करता हूं किसके बारे में? विकास के बारे में। ठीक है ना, तो विकास शब्द आते ही आप लोग मुझे एक बात पर का उत्तर दीजिएगा कि विकास का संबंध होता है किसी एक पहलू से या सभी पहलुओं से। क्या कहोगे? क्या कहेंगे? तो क्या बताओगे? सभी पहलुओं से। और सभी पहलुओं का मतलब है सार्वभौमिक। सभी पहलुओं का मतलब क्या है? सार्वभौमिक। इसका मतलब क्या हो गया कि विकास क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। क्या बात होगी? अब प्रत्येक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। विकास क्या होगा? सार्वभौमिक होता है। देखो, एक शब्द होता है सर्वांगीण। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी अंग, और सार्वभौमिक का मतलब होता है जिसकी सभी में भूमिका। कई व्यक्ति कहते हैं कि विकास सर्वांगीण होता है। अरे महाराज, विकास सर्वांगीण नहीं, इसके लिए शब्द प्रयोग में लीजिए आप। कौन सा? सार्वभौमिक शब्द। सार्वभौमिक शब्द आप इसलिए प्रयोग में लीजिएगा क्योंकि विकास में अंग भी निहित है, मतलब अभिवृद्धि भी निहित है। भावार्थ विकास शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक होता है, क्रियात्मक होगा, गत्यात्मक होगा, भाषाई होगा।
तमाम प्रकार के जो पहलू हैं वह किसमें सम्मिलित है? विकास में सम्मिलित है। तो विकास के लिए मैं अच्छा शब्द प्रयोग में लेना पसंद करूंगा। कौन सा शब्द? सार्वभौमिक। आता है समझ में? अब जब बात आती है सार्वभौमिक मतलब सभी प्रकार का, क्या बोल दूं? सभी प्रकार का। मैं अभी आपको अभिवृद्धि विकास नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से बातचीत करूंगा आप लोगों से, 7-8 क्वेश्चन उसमें से सही हो जाएंगे। अभी तो मैं विधि पढ़ रहा हूँ, विधि पढ़ा रहा हूँ कि इसे कैसे अध्ययन करेंगे, क्या प्रश्न बनेगा। तो ये शब्द आपने ले लिया, क्या? सभी प्रकार। तो सभी प्रकार, प्रश्न क्या दिया? व्यवहार के अध्ययन की वह विधि जिसके माध्यम से व्यवहार संबंधी समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है या सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रयुक्त विधि कौन सी होगी? विकासात्मक विधि। सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करने हेतु प्रयुक्त प्रणाली कौन सी काम में लेंगे अपन? विकासात्मक विधि या क्या कहोगे? जेनेटिक विधि। आता है समझ में? अब मैं जब आप लोगों से इसके बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में? विकास के संदर्भ में जो डायरेक्ट ही आपका प्रश्न आया करता है वो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्या बात? विकास का संबंध होता है वंश क्रम से या वातावरण से, या फिर वंश क्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि विकास वंश क्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, इसका दोनों से संबंध होता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक प्रश्न ये तो आएगा ही सही, पर अभी मैं इस विधि को क्लियर करने के लिए इस चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ, विकास शब्द का। ठीक है ना? तो विकास किससे संबंधित है? वंश क्रम। और किससे संबंधित है? वातावरण से। किससे संबंधित है? वातावरण से। आता है समझ में? ठीक है, अब बात क्या पूछेगा कि व्यवहार पर, मतलब विकास किससे संबंधित है? वंश क्रम वातावरण से। विधि कौन सी? विकासात्मक। इसका मतलब क्या है? वंश क्रम वातावरण दोनों आ जाएगा। क्लियर होता है? ठीक है ना? प्रश्न क्या दिया? व्यवहार पर वंश क्रम वातावरण का प्रभाव देखने हेतु प्रयुक्त प्रणाली। क्या कहेगा? व्यवहार पर वंश क्रम वातावरण का प्रभाव देखने हेतु प्रयुक्त प्रणाली कौन सी होगी? विकासात्मक विधि। याद रहेगा? अब डिटेल में एक लाइन क्या याद रखोगे आप? 2 लाइनें याद रखें। मनोवैज्ञानिक व्यवहार संबंधी सभी प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार संबंधी सभी प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हैं तथा उन आंकड़ों से परिणाम ज्ञात करके व्यवहार पर क्या देखते हैं? वंश क्रम वातावरण का प्रभाव देखते हैं। प्रयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? विकासात्मक विधि। क्लियर? 2 बातें याद रखनी है। व्यवहार संबंधी सभी पहलुओं का अध्ययन करना है, सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करना है तो कौन सी विधि? विकासात्मक विधि। और वंश क्रम वातावरण का प्रभाव देखना है तो भी प्रयुक्त विधि कौन सी? विकासात्मक विधि। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने ये शब्द क्यों लिखे थे? कौन से शब्द क्यों लिखे थे? कालानुक्रमी शब्द क्यों लिखा था? कालानुक्रमी शब्द क्यों लिखा? और साथ में कि सर आपने जो है अनुप्रस्थ काट शब्द क्यों लिखा? ठीक है, तो इनकी भी मुख्य वजह है जिस पर अपन बात करते हैं। ये इसके 2 प्रकार हैं। पहली बात तो जो मैंने बात कर ली सभी प्रकार के व्यवहार। और देखो एक बात तो क्या होती है कि एक समय में एक बच्चे के व्यवहार का अध्ययन किया जाए और एक समय में कई बच्चों का अध्ययन किया जा सके। तो ये विधि ऐसी है विकासात्मक जो एक समय में एक बच्चे पर भी प्रयुक्त हो सकती है और कई बच्चों पर भी प्रयोग में ली जा सकती है। आता है समझ में? ठीक है ना? तो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? कालानुक्रमी विधि के बारे में। तो देखिए कालानुक्रमी, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा जो है प्ले करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके।
मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनमें से 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे मेरे पास हैं। ठीक है, अब मुझे कहा गया कि आपको इनके व्यवहार का अध्ययन करना है। तो मैंने क्या किया कि इन बच्चों को 4 वर्गों में बांट लिया। एक बार तो मैंने पूरे 14 वर्ष के बच्चे लिए और इनके व्यवहार का अध्ययन कर दिया। सारे बच्चे 14 वर्ष के थे, उनके व्यवहार का अध्ययन किया। फिर मैंने सभी बच्चे लिए किस उम्र के, 16 वर्ष के, और उनके व्यवहार का अध्ययन कर दिया। ठीक है, उम्र समान तमाम बच्चों की। यहाँ सभी बच्चे 14 वर्ष के होंगे, यहाँ सभी बच्चे 16 वर्ष के होंगे, परंतु यहाँ मान लो मैंने ये अध्ययन किया, माना कि ये अध्ययन किया मैंने सोमवार को। ठीक है ना, तो यह अध्ययन मान लीजिएगा कि मैंने कब कर दिया, मंगलवार को। ठीक है ना, बच्चे देखिए यहाँ भी 14-14 वर्ष के थे, यहाँ सारे बच्चे 16-16 वर्ष के थे। आयु वर्ग समान है लेकिन समय दोनों का क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर 18 वर्ष के बच्चे थे और यहाँ पर 20 वर्ष के बच्चे थे। समान आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन अलग अलग समय पर किया जाता है। समान आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन अलग अलग समय पर किया जाता है और उनके व्यवहार पर वंश क्रम वातावरण का प्रभाव देखा जाता है। प्रयुक्त प्रणाली कौन सी होगी, कालानुक्रमी। कौन सी होगी, कालानुक्रमी विधि। क्लियर होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अध्ययन तो इन बच्चों का ही करना है, पर यहाँ मुझे कितनी बार अध्ययन करना पड़ा, तो क्या कहोगे सर 4 बार। तो मुझे समय ज़्यादा लगा या नहीं लगा, लगा। बजट ज़्यादा खर्च होगा या नहीं होगा, होगा। तो फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ क्या, तो आप कहोगे कि हाँ सर कर सकते हो। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ कि सर सारे बच्चों का एक साथ ही अध्ययन कर लो। आपको पता तो वंशक्रम वातावरण का प्रभाव ही देखना है ना, तो बार बार अलग अलग क्यों अध्ययन करें, एक साथ ही कर ले। ठीक है ना, तो फिर मैंने आपकी बात मान ली और मैंने आपकी बात मानकर क्या किया कि इन सब बच्चों के व्यवहार का एक साथ ही अध्ययन कर दिया। मतलब अब देखो, विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन एक ही समय पर किया। यह समय है, ये आयु वर्ग है। तो अब क्या हो गया, विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन एक ही समय पर करके उनके व्यवहार पर वंशक्रम वातावरण का प्रभाव देखा जाता है। तो प्रयुक्त प्रणाली जो है वह कौन सी होगी, अनुप्रस्थ काट विधि। आता है समझ में। विभिन्न आयु वर्ग, समान आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन अलग अलग समय पर करना कौन सी विधि, कालानुक्रमी। और विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के व्यवहार का अध्ययन एक ही समय पर करके उनके व्यवहार पर वंशक्रम वातावरण का प्रभाव देखना, प्रयुक्त प्रणाली जो है आपके पास में कौन सी हो जाएगी, अनुप्रस्थ काट विधि। ठीक है, परंतु देखिएगा, अनुप्रस्थ काट विधि जब समय की बचत करनी है, बजट की बचत करनी है तो इस विधि का प्रयोग करें, लेकिन परिणामों में शुद्धता अधिक देखनी है तो इस विधि का प्रयोग करेंगे। किसका, कालानुक्रमी। आता है समझ में। ये आपके विकासात्मक विधि कंप्लीट हो जाती है। आगे और अपन बातचीत करते हैं। बार बार अगर सुनोगे वीडियो को, समय दोगे तो आप लोगों के कई फंडामेंटल क्लियर होंगे और सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक शब्द मैंने और लिखा था, क्या शब्द लिखा था, ये वह शब्द अब मैं बताने जा रहा हूं जहां से आप लोगों के निश्चित रूप से एक प्रश्न आता ही है। ठीक है, ये आपके शिक्षक भर्ती का इतिहास रहा है। कौन सी विधि, जीवन इतिहास विधि, और इसी को कहते हैं वैयक्तिक अध्ययन विधि। क्या कहेंगे, वैयक्तिक अध्ययन विधि, और इसी को कहा जाता है केस स्टडी, है ना। और इसका बाप कौन, बाप मतलब प्रवर्तक, टाइडमैन। कौन प्रतिपादित करता है इसको, टाइडमैन। ठीक है, अब देखिएगा, ये नाम तो आप याद रखिए, सही कभी कभार आ जाता है, बाकी बहुत कम परिस्थितियों में आता है ना, परंतु फिर भी याद रखना पड़ेगा। 3-4 विधियों में आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, एक तो किसका नाम याद रखना पड़ेगा, टाइडमैन का नाम याद रखना पड़ेगा। इसका संबंध किससे होता है, जीवन इतिहास विधि से। आता है समझ में। ठीक है ना, और एक और आपको याद रखना होगा, कौन सा, मनोविश्लेषण विधि। कौन सी विधि के तहत याद रखना होगा, मनोविश्लेषण विधि। ठीक है ना, मनोविश्लेषण विधि के अंतर्गत क्या याद रखना होगा, क्या याद रखोगे, तो क्या बता दोगे आप, सिगमंड फ्रायड। ठीक है ना, और एक और याद रखना होगा, समाज मिति विधि। कौन सी विधि, समाज मिति विधि। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के तहत
देखो व्यक्तित्व की दो प्रकार की विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां और एक अप्रक्षेपी विधियां। व्यक्तित्व के जो परीक्षण हैं कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से हैं? प्रक्षेपी परीक्षण और अप्रक्षेपी। वैसे तो आप लोगों से एक सीधा सीधा ही प्रश्न पूछ लेता है, क्या प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से कौन सी प्रक्षेपी है और कौन सी अप्रक्षेपी है। तो आपको पहली बात तो क्या याद रखनी है कि प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो कौन सा केट परीक्षण है ना, और एक कौन सा आ जाता है? टेट परीक्षण। एक कौन सा आ जाता है? IBT टेस्ट, ठीक है ना, और एक आ जाता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। कौन सा आ जाता है? वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है ना। इनके बारे में आगे व्यक्तित्व टॉपिक बताऊं, परंतु बात चल गई तो बता देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं। केट चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है ना, जो कि किसने दिया? लियोपोल्ड बेलक ने। किसने दिया? लियोपोल्ड बेलक। कौन देता है? लियोपोल्ड बेलक, है ना। केट परीक्षण बच्चों पर प्रयोग में लिया जाएगा, ठीक है ना, और जो कार्ड होंगे उस पर जानवरों के चित्र अंकित होते हैं। ज़्यादा कुछ भी याद और ज़्यादा अपने को नहीं रखना है, ठीक है ना। कितना याद रखना है? बालक बालिकाओं पर प्रयोग लिया जाएगा किस उम्र के? 3 से 11 वर्ष। क्या रखोगे? 3 से 11 वर्ष, ठीक है। और एक और क्या? टेट परीक्षण, टेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या? टेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे कि अपन बोलते हैं प्रौढ़ बोध परीक्षण। क्या बोलेंगे? प्रौढ़ बोध परीक्षण, प्रौढ़ अंतश्चेतना भी बोध परीक्षण। क्या कहोगे? प्रौढ़ अंतश्चेतना भी बोध परीक्षण। ये वही परीक्षण है जिसमें कार्डों पर स्त्री पुरुष के चित्र अंकित होते हैं और एक कार्ड रिक्त होता है, ठीक है ना। इसको आपको प्रतिपादित करता है कौन? कौन देगा इसको? शाबाश। कौन देगा? मार्गन एंड मोरे। कौन देगा? मार्गन मोरे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी। ऐसा कुछ भी नहीं आता है कि कहाँ के थे, क्या लेना देना, होंगे जहाँ के होंगे, अपने क्या करना है, अपने कौन सा सगाई संबंध करना है। आपको तो ये याद रखना है कि टेट परीक्षण कौन दे रहा है? मार्गन मोरे। केट परीक्षण कौन दे रहा है? लियोपोल्ड बेलक, ठीक है ना। आगे पूरे व्यक्तित्व में पूरा पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है ना। फिर वापस क्या? IBT का मतलब इंक ब्लॉक टेस्ट, है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे? स्याही धब्बा परीक्षण। क्या बोलेंगे? स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे कि कौन देता है? तो क्या बता दोगे? क्या बता दोगे? हरमन रोरसा, स्विट्जरलैंड निवासी हरमन रोरसा। कौन देगा? हरमन रोरसा, ठीक है ना। यह भी अपन में इस टाइट मेन को क्लियर करने के लिए आपको इतनी सारी रामायण पढ़ा रहा हूं, परंतु ये सब अपने आप में प्रश्न है ना, ये सब अचंभित करने वाली बातें हैं। एक एक वीडियो में से आपको 2-2, 3-3 प्रश्न मिलेंगे, पर उसको पढ़ोगे तब, ठीक है ना। एक और कौन सा है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसी को कह सकते हैं कहानी पूर्ति परीक्षण। क्या कहेंगे? कहानी पूर्ति परीक्षण, ठीक है ना। अब इसको आपको देता है टेन व पाइन। क्या? टेन व पाइन, ठीक है ना। इनके बारे में और आगे देखेंगे। अभी मैं ये बात कर रहा था, ये ऐसी चीजों में व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं अभी जो बात कर रहा था समाज मिति विधि, व्यक्तित्व मापन की, मैंने ये तो बात की प्रत्यक्ष विधियां, प्रक्षेपी विधियां, प्रत्यक्ष और प्रक्षेपी एक ही है, जो गतिविधि आधारित होती है, जो क्रियाकलापों पर आधारित होते हैं, ठीक है। इनके माध्यम से अचेतन मन का अध्ययन किया जाएगा। मैंने आपको क्या बोला? देखो ना, बार बार शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? बालक अंतश्चेतना। क्या शब्द आ रहा है? बालक अंतश्चेतना। मेरे से किसी ने पूछा कि सर अचेतन का अध्ययन क्यों बताया आपने? सारे मैंने इसलिए बोला इसको अचेतन का अध्ययन किया जाएगा क्योंकि उसके अंदर बोला बालक अंतश्चेतना। अंतस मतलब अंदर है। क्या अंदर है? चेतना। जो चेतना अंदर है वो क्या है? अचेतन है। जो चेतना अंदर है वो क्या है? अचेतन है। तो अचेतन का अध्ययन किया जाएगा इनके माध्यम से, है ना। कौन सी विधियां? आपके प्रक्षेपी विधियां। एक क्या होती है? अप्रक्षेपी विधियां। कौन सी? अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत एक तो आपके आ जाते हैं आत्मनिष्ठ परीक्षण और एक आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के अंतर्गत मोरेनो का समाज मिति परीक्षण। कौन सा? समाज मिति परीक्षण, है ना, उसका नाम भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा किसके बारे में? जीवन इतिहास विधि के बारे में, ठीक है, कि जिसे आपको कौन व्यक्ति देता है? टाइडमैन देता है। इसको मैं विस्तार से बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग सुनिएगा, चेतन अवस्था में रहकर सुनिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे बात आती है इस शब्द के बारे में, किस शब्द के बारे में? जीवन इतिहास शब्द के बारे में, तो आपका ध्यान चला जाना चाहिए पहली बात तो जीवन का इतिहास, ठीक है ना। और इतिहास प्रत्येक व्यक्ति का अपना होता है। एक बार में एक ही प्रकार के इतिहास की बातचीत की जाती है। इसका मतलब है एक समय में
क्या हो गया, एक समय में, प्रत्येक व्यक्ति का होता है ना, तो बालक कितने होंगे, एक बालक, ठीक है। एक समय में एक बालक के कितने प्रकार के व्यवहार होंगे, एक ही प्रकार का व्यवहार। हो गया क्लियर बात, ज़्यादा आपको टेंशन में नहीं आना है ना। एक समय में एक बालक के एक ही प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाएगा, याद रहेगा, ठीक है ना। फिर वापस देखिएगा, थोड़ा सा और अच्छी बातें अपन करते हैं। एक समय में एक बालक के एक ही प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाए। जैसे मान लो बच्चा झूठ बोलता है, क्यों बोलता है, बच्चा कक्षा से पलायन कर जाता है, क्यों कर जाता है, ठीक है। बच्चा गृह कार्य नहीं करके लाता है, क्यों नहीं करके लाता है, ठीक है। गणित विषय के कालांश में कक्षा से पलायन कर जाता है, तो क्यों पलायन करता है, और गणित में क्यों पलायन करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी कि आपके लिए समस्या है, ये सब आपके लिए क्या हो गई, समस्या, ठीक है ना। तो बात क्लियर, जो प्रश्न आता है वो मैं दे रहा हूं। बच्चा क्या है, समस्यात्मक है, बच्चा आपके लिए क्या हो गया, समस्यात्मक है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, समस्यात्मक बालक बालिकाओं के व्यवहार के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो कौन सी विधि, जीवन इतिहास विधि, है ना। इसी को मैंने क्या बोला, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, इसी को आपकी भाषा में क्या बोला, केस स्टडी। आता है समझ में। अब प्रश्न उसने आपको क्या दे दिया, एक बालक गणित विषय के कालांश में कक्षा से पलायन कर जाता है और गणित में अनुत्तीर्ण होता है, आप क्या करोगे, जीवन इतिहास विधि के माध्यम से व्यवहार का अध्ययन करोगे या निदानात्मक परीक्षण करोगे, क्या करोगे, निदानात्मक परीक्षण, क्योंकि गणित में फेल हुआ। अरे पर उसने एक बात ये कही है कि गणित विषय के कालांश में कक्षा से पलायन कर जाता है और गणित में फेल होता है, तो गणित में फेल होने का कारण ये तो नहीं है कि उसे गणित समझ में नहीं आ रही, कुछ भी कारण हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले कारण का पता करना पड़ेगा। तो कारण का पता लगाना है, मतलब वो अपने लिए क्या हो गई, समस्या हो गई। तो कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, जीवन इतिहास विधि का। अब क्या याद रखना है, बालक बालिकाओं में पाई जाने वाली उद्दंडता, आक्रामकता, विलक्षणता, असमानता संबंधी जो भी लक्षण बच्चों में पाए गए हैं उनका अध्ययन करना है, उनका पता लगाना है। तो कौन सी विधि का प्रयोग हम कर लेंगे, क्या बताओगे, जीवन इतिहास विधि का। फिर एक और बात याद रखें, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग हमेशा व्यक्तिगत रूप से ही किया जाएगा। क्या करोगे, व्यक्तिगत रूप से, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना कि ये विधि क्या है, व्यक्तिगत है, परंतु जीवन इतिहास आत्मनिष्ठ भी हो सकता है और वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। ये आपको विशेष याद रखना है कि जीवन इतिहास विधि के माध्यम से साक्षात्कार भी लिया जा सकता है और लिखित परीक्षण भी किया जा सकता है। याद रहेगा, यहाँ से जो अच्छा प्रश्न आता है मैंने आपको दे दिया है, आप तो केवल ये याद रखें, क्या, समस्यात्मक बालक बालिकाओं के व्यवहार के अध्ययन की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी विधि है, जीवन इतिहास, जिसका प्रवर्तक कौन हुआ करता है, टाइडमैन। कौन हुआ करता है, टाइडमैन। याद रह जाएगा ना, ठीक है। ये चीज हो जाती है, किस विधि के बारे में बातचीत हो जाती है, अपने जीवन इतिहास। एक शब्द और बता सकता हूं, क्या बता दूंगा मैं, कि बच्चे के व्यवहार में विलक्षणताएं, असमानताएं, समस्याएं किसी एक कारण से हो ऐसा जरूरी नहीं है। पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक, मनोशारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, मित्र मंडली, विद्यालय परिसर, तमाम कई कारण हो सकते हैं जिससे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। आता है समझ में, ठीक है ना। अब आगे और अपन बातचीत करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बातचीत करूं मैं अब आपके बारे से, जीवन इतिहास विधि मैंने आपको पढ़ा दी है और जहां तक संभावना है आप लोगों को सबको समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब और नहीं समझ में आई हो तो आप चिंता मत करो, आ जाएगी। अरे कब आएगी, जब बार बार सुनोगे, है ना। एक बार नहीं समझ में आ रही तो दो बार सुनो, दो बार समझ में नहीं आए तो तीन बार सुनो, तीन बार समझ में नहीं आए तो चार बार सुनो, चार बार में समझ में नहीं आए तो पांच बार सुनो, पांच बार में भी समझ में नहीं आए तो फिर आप सरकारी नौकरी लगने का सपना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर अपने दूसरा काम करो, है ना, खेती बाड़ी करो, और भी कई रोजगार है ना, वो करो, है ना। पर पांच बार भी अगर सुना और समझ में नहीं आया, और साइकोलॉजी मैंने पढ़ाई और आपको समझ में नहीं आई, इसका मतलब तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपको साक्षात वृहस्पति भी आकर समझाए तो मनोविज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। परंतु उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी। अब मैं आप लोगों से बढ़िया बातचीत करता हूं
किस विधि के बारे में बात करता हूं जहां से भी आपके लगभग हर एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। कौन सी विधि? निदानात्मक विधि। कौन सी विधि? निदानात्मक विधि। पहली बात तो आपको क्या याद रखना है, निदान का ही मतलब होता है परीक्षण। क्या मतलब हो जाता है? परीक्षण। निदान का ही मतलब होता है जांच। क्या हो जाता है? जांच करना। क्लियर? अब जांच क्यों की जाती है? ताकि किसका पता लगाया जा सके? कमियों का। क्लियर हो गया? खत्म बात। ज़्यादा क्यों पढ़ाऊँ यार, है ना? ज़्यादा पढ़ाकर आपको तनाव में नहीं लाऊंगा, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं बनाना है, अपने को टीचर बनाना है। ठीक है? देखो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? निदानात्मक विधि के बारे में। निदान का मतलब क्या हो गया? परीक्षण। क्या हो गया? जांच। देखो प्रश्न क्यों है, क्या है? निदानात्मक परीक्षण आयोजन का उद्देश्य है। तो क्या बताओगे? विषय वस्तु संबंधी किसका पता लगाना? कमियों का पता लगाना। किसका पता लगाना? कमियों का पता लगाना। क्या कहेंगे? कठिनाइयों का पता लगाना। किसका पता लगाना? कठिनाइयों का पता लगाना। ठीक है? या एक ही शब्द और लिख दो, आप इच्छा हो जो लिख दो ना यार, लिखने में क्या जा रहा है? जटिलताओं का पता लगाने के लिए। ठीक है? व्यवहार संबंधी कमियों का, व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का, व्यवहार संबंधी जटिलताओं का पता लगाने के लिए क्या किया जाएगा? निदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निदान किया जाएगा। अब इसी को अपन थोड़ा सा वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर दें तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या कर दूँ? कह दूंगा यहाँ पर कि व्यवहार संबंधी कठिनाइयों, जटिलताओं के कारणों का पता लगाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है? निदानात्मक विधि है। आप किसी कार्य को करना चाहते हो, करते भी हो, परंतु कर नहीं पाते हो, उसमें सफल नहीं होते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। आप बार बार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो परंतु सिलेक्शन नहीं होता है, या एक निश्चित अंक पर आकर आपका सिलेक्शन रुक जाता है कि सर मेरे हमेशा 70 से 75% ही आते हैं, मेरिट जाती है 78%। इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कमी नहीं है। ठीक है? आपके पढ़ने के तरीके में कमी है। कहीं ना कहीं आप उस पार्ट को छोड़ रहे हो जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है परंतु आपका कमजोर है। तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि निदान करो। पहले ये देखो कि हर एग्जाम में मेरे कौन से पार्ट में सबसे कम नंबर आते हैं या मेरा सबसे कमजोर पार्ट कौन सा है। ठीक है? तो जो कमजोर पार्ट है अगर उसको मजबूत कर दोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। ठीक है? इसी को क्या बोलेंगे? निदान। जो हमें आता है वो तो आपको पढ़ना ही है, परंतु जो नहीं आता है उसे ज़्यादा पढ़ना है तो आपका सिलेक्शन तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। इसे क्या बोला? निदान। तो क्या कहोगे? विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाने के लिए प्रश्न यही बनता है। क्या प्रश्न बनता है? विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाने के लिए, उसके कारणों का पता लगाने के लिए आप किस प्रक्रिया से गुजरोगे? तो क्या बताओगे? निदानात्मक परीक्षण। क्या बता दोगे? निदानात्मक। ये आपका प्रश्न है। ठीक है ना? क्या? विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक विधि। और इससे भी एक बढ़िया प्रश्न आ जाता है, वही आ जाता है, एक बालक गणित विषय में अनुत्तीर्ण होता है, आपके द्वारा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? निदानात्मक परीक्षण। किसका आयोजन करोगे? निदानात्मक परीक्षण। गणित में बच्चा फेल नहीं होता है, बच्चा फेल होता है गणित की किसी एक इकाई में कम नंबर आते हैं, 2 इकाई में कम नंबर आते हैं, या कुछ जो कठिन इकाइयाँ हैं उसमें बच्चे के कम नंबर आते हैं। ठीक है? तो आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट में बच्चे के कम नंबर आए हैं ताकि अगले समय उस पार्ट को बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाया जा सके और बच्चे को आसानी से उत्तीर्ण करवाया जा सके। इसे बोला है क्या? निदानात्मक विधि। आता है समझ में? व्यवहार संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, जटिलताओं का पता लगाने के लिए, कमियों का पता लगाने के लिए क्या करना होगा? निदानात्मक परीक्षण। या एक शब्द में याद रखोगे कि विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? क्या बता दोगे? निदानात्मक विधि। अब हुआ क्या कि हमें पता लग गया कि बच्चे की यह कमियां हैं, पता लग गया हमें बच्चे की यह कमियां है, तो अब उन कमियों को क्या करना पड़ेगा? सुधारना होगा। तो उन कमियों को सुधारने के लिए मैं बच्चे को क्या करवा दूंगा? उपचारात्मक शिक्षण।
मैं क्या करवा दूंगा, उपचारात्मक शिक्षण। बस क्लियर बात, ज्यादा टेंशन में अपने को आना ही नहीं है। विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगाना है, निदान, और विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों को दूर करना है, उनका समाधान करना है, तो क्या उपचार। तो व्यवहार संबंधी कठिनाइयों, जटिलताओं का पता लगने एवं उनके कारणों का पता लगने के बाद समाधान करने हेतु क्या कहूंगा, जटिलताओं का पता लगने और जटिलताओं के कारणों का पता लगने के बाद उनका क्या कर दूंगा, समाधान करने हेतु जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी विधि है, उपचारात्मक विधि। और भी अपने देखो टीचर हैं, है ना, टीचर बनेंगे तो अपने तो किस पर ध्यान जाता है, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो अब क्या कहोगे, विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगने के बाद उनका समाधान करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाया जाता है। क्या कहोगे, विषय वस्तु संबंधी कमजोरियों का पता लगने के बाद उनका समाधान करने हेतु क्या किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या याद रखनी है, जो प्रश्न आप लोगों से पूछेगा उपचारात्मक शिक्षण आधारित होता है। क्या पूछेगा, उपचारात्मक शिक्षण आधारित होता है, तो आप क्या बताओगे, जटिलताओं पर। किस पर आधारित होता है, जटिलताओं पर, या क्या बताओगे, कठिनाइयों पर। एक ही बात है, ठीक है। कभी भी उपचारात्मक शिक्षण संपूर्ण विषय का नहीं होता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण उस पार्ट का होता है जिसमें अधिकांश विद्यार्थी कम अंक दर्ज करते हैं। आपको भी अधिक बल देना चाहिए उस पार्ट पर जिसमें आप लोगों के हमेशा कम नंबर आते हैं। अगर वह आपका मजबूत होगा तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। देखिए, जैसे अपन बात करते हैं, रीड की बात करो, सेकंड ग्रेड की बात करो, फर्स्ट ग्रेड की बात करो, कहीं ना कहीं एक पार्ट तो होता है जो आपका फेवरेट होता है, जिसमें अच्छे नंबर आते हैं, और एक पार्ट होता है जिसके कम नंबर आते हैं। तो अपनी आदत क्या होती है कि जो हमारे कम समझ में आता है हम उसे छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब सिलेक्शन के चांस खत्म। ठीक है, और अपन केवल वो पढ़ते रहते हैं, जो अपने को आता है उससे सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपको आता है उसको पढ़ो, है ना, पढ़िएगा, कोई मना वाली बात नहीं है, परंतु जो नहीं आता है उसे आप ज़्यादा ताकत लगाकर पढ़िएगा तो आपको वह आ जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए, ये चीज़ मैं निदान और उपचार में बात करता हूँ। ठीक है, अब अपने क्या हो गया कि विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों, जटिलताओं का समाधान करने के लिए क्या करवाया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। याद रहेगा। अब इससे भी बढ़िया प्रश्न आप लोगों से यह पूछा करता है कि उपचारात्मक शिक्षण के तहत अनिवार्यता होती है। क्या कहेगा, उपचारात्मक शिक्षण के तहत अनिवार्यता होती है, तो आप क्या बोलोगे, शिक्षण विधियों, प्रयोग विधियों, सहायक सामग्री में करके दोबारा शिक्षण कार्य करवाया जाए। तो उपचार जब अपन दोबारा पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के तौर तरीके बदल देना चाहिए। टीचर जब दोबारा पढ़ाता है तो उसे पढ़ाने के तौर तरीके बदल देना चाहिए। मतलब क्या है, अध्यापक में परिवर्तन करना चाहिए, अध्यापक को परिवर्तित करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अध्यापक में परिवर्तन करने की अनिवार्यता होती है, अध्यापक के पढ़ाने का तरीका बदलने की अनिवार्यता होती है कि पढ़ाने के तरीके बदलो तो स्वतः ही वह चीज़ समझ में आ जाएगी। आता है समझ में? ठीक है ना। ये तो बात होगी किस किस के बारे में, निदान और उपचार के बारे में। क्लियर। निदान और उपचार में रीट एग्जाम में और BSTC PTT के एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे, है ना, क्योंकि शिक्षण विधियों में भी प्रश्न बनता है। क्यों, शिक्षण विधियों में अपन क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। बच्चे को जब पढ़ाएंगे ना तो क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन के तहत बच्चा फेल हो गया, अब फेल हो गया तो कौन से पार्ट में फेल हुआ ये पता लगाना है, तो निदान करोगे। और बच्चे को फिर किस तरह से उत्तीर्ण करवाना है, वापस उसमें निरंतरता कैसे लानी है, तो क्या करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा। आता है समझ में। और ये निदान और उपचार अगर प्रश्न अपना आ जाता है, क्या, इकाई योजना, क्या, इकाई योजना। जैसे अपन बात करते हैं किसकी, व्यूह रचना, योजना निर्माण, है ना, आपके शिक्षण विधियों वाले पार्ट में हर जगह है योजना निर्माण। ठीक है, योजना निर्माण की अगर बात आती है तो वार्षिक योजना, इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना। जब वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है तो वार्षिक योजना को जो है शिक्षण सत्र के आरंभ में निर्मित करेंगे। ठीक है, जब इकाई योजना की बात होती है तो मोरिसन द्वारा इकाई योजना के जो 9 सोपान बताए गए हैं उसका अंतिम सोपान होता है अध्यापक प्रयास।
अंतिम सोपान क्या होता है? अध्यापक। अंतिम सोपान का मतलब है 9वां सोपान। आपको जब शिक्षण विद्या पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से इन चीज़ों पर मैं विचार विमर्श करूंगा, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जब बात आ गई किसकी, निदान की बात आ गई, उपचार की बात आ गई, ठीक है, अभिप्रेरणा की बात आ गई, पुनर्बलन की बात आ गई, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि इकाई योजना के तहत अध्यापक प्रयास में सम्मिलित किया जाता है। तो अध्यापक प्रयास में किसको सम्मिलित किया जाएगा? अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, निर्देशन, परामर्श, निदान, उपचार, क्या क्या आपने बच्चों में परिवर्तन करने के लिए किया, वो सारी चीजें है ना। तो यहाँ से अपन आगे और बातचीत करते हैं किसके बारे में? व्यवहार अध्ययन की विधियों के बारे में। अब देखिएगा एक विधि और जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी, वह कौन सी विधि? सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि? सांख्यिकी विधि। जैसे मैं बात करता हूं किस विधि के बारे में? सांख्यिकी। तो जे सांख्यिकी शब्द आते ही आपका ध्यान जाना चाहिए किस पर? संख्याओं पर। किस पर ध्यान जाएगा आपका? संख्याओं पर। और जहां संख्याएं हैं वहां क्या है? जोड़, गुणा, बाकी, भाग, प्रतिशत, तमाम चीजें, सब चीजें आ जाती है, ठीक है। और इन सब का प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? परिणाम ज्ञात करने के लिए। क्या करने के लिए? परिणाम ज्ञात करने के लिए। और परिणामों में क्या होना चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शुद्धता। परिणामों में क्या होना चाहिए? सत्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सत्यता होनी चाहिए। तो क्या बताएंगे? देखो, कभी भी किसी भी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करना या मूल्यांकन करना, कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले परीक्षण तैयार करोगे। क्या करोगे? परीक्षण तैयार करेंगे, ठीक है ना। और परीक्षणों से क्या ज्ञात करेंगे? परिणाम ज्ञात करेंगे। और परिणामों में क्या देखेंगे? शुद्धता देखेंगे। क्या देखेंगे? सत्यता देखेंगे। किस विधि का प्रयोग करेंगे? सांख्यिकी विधि का। किसी भी व्यवहार का अध्ययन करने हेतु परिणामों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच की जाती है। प्रयुक्त प्रणाली कौन सी? क्या बताओगे? सांख्यिकी विधि। अरे भाई, परिणाम तो सही तब आएंगे जब परीक्षण तो सही हो। बात तो सही है। तो परीक्षण में भी क्या होनी चाहिए? गुणवत्ता। क्या होनी चाहिए परीक्षण में? गुणवत्ता। तो प्रश्न ये पूछता है, क्या प्रश्न पूछेगा कि किसी भी प्रश्न पत्र या परीक्षण की गुणवत्ता की जांच करने हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? सांख्यिकी विधि का। किसका प्रयोग किया जाएगा? सांख्यिकी विधि का। हाँ, अगर यह प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न पत्र या परीक्षण में गुणवत्ता की जांच करने हेतु आप निर्माण करेंगे, तो क्या बताओगे? नील पत्र का ब्लूप्रिंट। किसी भी प्रश्न पत्र या परीक्षण में गुणवत्ता की जांच करनी है तो किसका निर्माण करना पड़ेगा? ब्लूप्रिंट का, नील पत्र का निर्माण अपने को करना पड़ेगा। नील पत्र 3 प्रकार से बनता है, उस पर मैं आगे बता दूंगा, आपको बात करूंगा, ठीक है। अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि सांख्यिकी विधि के माध्यम से क्या ज्ञात करेंगे? परिणाम। परिणामों में क्या देखेंगे? शुद्धता। क्या देखेंगे? सत्यता, ठीक है। परिणाम ज्ञात करने के लिए या इन समस्त व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए किसका निर्माण किया जाएगा? परीक्षण का। किसका निर्माण करोगे? परीक्षण का। और परीक्षण में क्या होना चाहिए? गुणवत्ता होनी चाहिए। और गुणवत्ता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग करोगे? सांख्यिकी विधि का। अब आप लोगों के द्वारा मेरे से प्रश्न ये पूछा गया कि सर, गुणवत्तापूर्ण परीक्षण कहते किसे हैं? 5 मिनट के लिए आप पूर्णतः चेतन अवस्था में पूर्ण तल्लीनता के साथ मेरे साथ आ जाइएगा। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न देने वाला हूं, 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। आपने मेरे से ये कह दिया कि सर, गुणवत्तापूर्ण परीक्षण कहते किसे हैं? एक गुणवत्तापूर्ण परीक्षण में कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो अब मैं उन पर बात करता हूं आप लोगों से कि एक गुणवत्तापूर्ण परीक्षण में सबसे पहले किसका होना अनिवार्य है? वैधता का। किसका होना अनिवार्य है? वैधता, ठीक है ना। और एक क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता। क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता। और एक क्या होना चाहिए? व्यापकता। क्या होना चाहिए? व्यापकता। ये गुण अगर
किसी परीक्षण में है वैधता, विश्वसनीयता और व्यापकता, तो आपका परीक्षण, आपका कार्य क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। इसी के संदर्भ में एक शब्द और मेरे दिमाग में आ गया, कौन सा, वस्तुनिष्ठता। कौन सा शब्द मेरे दिमाग में आया, वस्तुनिष्ठता। तो मैं इसे भी बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 शब्द आपके 2 प्रश्न का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। आप इसको जो है गिठान बांधकर रख लीजिएगा, रख लीजिए मतलब समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि गुणवत्तापूर्ण परीक्षण में कौन कौन से गुण होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए और व्यापकता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। तो अब आप क्या कहोगे, सर वैधता मतलब क्या? तो एक शब्द में याद रखिएगा, क्या याद रखोगे, उद्देश्य प्राप्ति। तमाम जितने भी कार्य हम संपन्न करते हैं, प्रत्येक कार्य को करने का हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है। क्या होता है, हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है, और उस कार्य के संपन्न होने के बाद यदि उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो कार्य में कौन सा गुण होगा, वैधता निहित होती है। आता है समझ में? जिस किसी भी प्रश्न पत्र या परीक्षण का निर्माण जिस किसी उद्देश्य के लिए किया गया है, यदि उससे उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो प्रश्न पत्र वैधतापूर्ण होता है। क्लियर, ठीक है। और उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब उसमें वैधता का अभाव है। क्लियर। अब प्रश्न देखो, उसने क्या पूछा, एक अध्यापक विद्यार्थियों से मनोविज्ञान की जानकारी, प्रश्न को सुनिएगा, फिर उसके बाद में आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाना आनंद आ जाएगा। प्रश्न यह था, एक अध्यापक विद्यार्थियों से मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न करता है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इस प्रश्न में किस गुण का अभाव है? क्या कहेंगे, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या वस्तुनिष्ठता? तो ज्यादातर विद्यार्थी कहते हैं वस्तुनिष्ठता, क्योंकि वस्तुनिष्ठता का मतलब आप क्या समझते हो, विषय वस्तु। अरे विषय वस्तु कांधे विषय वस्तु, वस्तुनिष्ठता का मतलब विषय वस्तु नहीं है। वस्तुनिष्ठता का मतलब है एक का एक उत्तर होना। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है, एक का एक उत्तर होना, बाकी तमाम चीजें आप भूल जाओ, ठीक है ना। मैंने बात यह की कि अध्यापक, सुनो, अध्यापक विद्यार्थियों से मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्यापक का उद्देश्य क्या था? तो क्या कहोगे, सर मनोविज्ञान की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। परंतु अध्यापक ने प्रश्न किसका पूछा, इतिहास का। किसका पूछा, इतिहास का। तो क्या उससे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी जो भी है, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेकर मनोविज्ञान की कोई जानकारी प्राप्त हुई? तो क्या कहोगे, नहीं हुई। वो नहीं हुई तो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और जहां उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब है कौन से गुण की कमी है, वैधता की। कौन से गुण का अभाव होगा, वैधता का। आता है समझ में? एक शब्द और क्या होता है, विश्वसनीयता, फिर क्या होता है, व्यापकता, और फिर क्या होता है, वस्तुनिष्ठता। इसके आगे भी आपके पास में हुआ करती है तुलनात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि, और सबसे इंपॉर्टेंट विधि कौन सी, मनोविश्लेषण विधि। अगर इन सब के बारे में आपको जानना है तो अगली क्लास का इंतजार आपको करना होगा, वीडियो नंबर 7 का। आप लोगों से एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों के मिलने वालों को जरूर बताइएगा, ठीक है। क्यों बताइएगा, क्योंकि अगर आप माने एक बार अगर किसी के पास शेयर कर देते हैं, अपना कुछ नहीं जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें अपन करते हैं, ठीक है ना। अगर एक बार शेयर अगर आप कर दोगे, ठीक है, और इसे करने से अगर आपके किसी एक मिलने वाले का फायदा हो जाता है, मुझे इसमें ना तो कोई फायदा है, ठीक है, और ना कोई नुकसान है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो, मेरा तो वीडियो अगर 50 व्यक्ति देखेंगे तो भी देखेंगे, ठीक है, और 500 देखेंगे तो भी देखेंगे। मेरी जो ऊर्जा खर्च होनी थी वो हो गई। अब आपकी अंतर आत्मा में माँ सरस्वती क्या इस बात को कहने के लिए, करने के लिए आपको तैयार करती है कि आपकी आत्मा इतनी शुद्ध होती है कि आप किसी के फायदे के लिए इसे शेयर कर सकें तो करिएगा, लाइक कर सकें तो करिएगा, कमेंट कर सकें तो करिएगा, है ना। माँ सरस्वती आपके ऊपर आशीर्वाद रखेगी। क्यों रखेगी, क्योंकि अगर अपन किसी का अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छा तो होगा ही सही। ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है कि अगर हम किसी के लिए एक पुण्य करते हैं तो 1000 हाथ हमारे लिए पुण्य करने के लिए खड़े होते हैं, है ना। आपसे अपेक्षा है आप अच्छा कर्म जरूर करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में अपन वापस मिलेंगे, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा, निरंतरता रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।